हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट लाइनमैन ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन असिस्टेंट लाइनमैन ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में जब आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप साथियों पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो इस सीरीज़ को हम 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखें। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर असिस्टेंट लाइनमैन या ALM के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को आप असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर टू सेलेक्ट द करेक्ट साइज ऑफ कंड्यूट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सही साइज के कंड्यूट का चयन निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर निर्भर करता है। तो ये डिपेंड करता है बोथ द साइज ऑफ द केबल एंड द नंबर ऑफ द केबल टू बी ड्रॉन। केबल का साइज और केबल की जो संख्या है या ली जाने वाली केबलों की संख्या, इन दोनों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटरटेनमेंट वायरिंग रिक्वायर्स डैश केबल्स। एंटरटेनमेंट वायरिंग में डैश केबल की आवश्यकता होती है। तो एंटरटेनमेंट वायरिंग केबल्स रिक्वायर द AV केबल्स। AV केबल्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑडियो विजुअल। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में डिश लगी होती है, जो सेटअप बॉक्स लगा होता है, सेटअप बॉक्स से जब हम LED को कनेक्ट करते हैं जो केबल होती है वो AV केबल होती है। उसमें क्या होगी, एक केबल होती है हमारी ऑडियो के लिए, एक होती है हमारी वीडियो के लिए। तो ऑडियो विजुअल, तो उसको हम बोलते हैं AV केबल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 110 वोल्ट अल्टरनेटर कैन बी टेस्टेड बाय। 110 वोल्ट अल्टरनेटर का अचालक प्रतिरोध किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है या किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को जो मेजर करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो करते हैं मैगर की हेल्प से। तो द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 110 वोल्ट अल्टरनेटर कैन बी टेस्टेड बाय मैगर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिले इज ए टाइप ऑफ। रिले किस प्रकार का एक है। तो रिले इज ए टाइप ऑफ स्विच गियर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCB आर नॉर्मली रेटेड फॉर डैश द एम्बियंट टेम्परेचर। MCB आमतौर पर डैश परिवेश के तापमान के लिए रेट किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी हम मिनीचर सर्किट ब्रेकर या जो MCB जो घरों में यूज किए जाते हैं उन पर क्या है कि रेटिंग की होती है। तो जो MCB आर नॉर्मली रेटेड फॉर द 25 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट टेम्परेचर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरपोल ऑफ DC मोटर आर यूज फॉर। इंटरपोल ऑफ जो डायरेक्ट करंट मोटर है उसका उपयोग है वो किसके लिए करते हैं। तो वो करते हैं बाय रिड्यूसिंग द स्पार्किंग एट द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन पर स्पार्किंग को कम करने के लिए हम इंटरपोल यूज करते हैं DC मोटर के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन आर बेसिकली। समस्त घूर्णन करने वाली जो विद्युत मशीनें हैं मूल रूप से होती है। तो ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो जितनी भी जो घूमने वाली इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF इज यूटिलाइज इन। डायनेमिकली प्रेरित EMF का सिद्धांत है में किसका उपयोग किया जाता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF इज यूटिलाइज इन द जनरेटर।
तो डायनेमिकली प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत में जनरेटर का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन 2। डीसी मशीन का आर्मेचर किसके लिए सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन से बनी होती है? तो द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन टू रिड्यूस बोथ द एडी करंट एंड द हिस्टैरिसीस लॉस। तो जो एडी करंट होता है और हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसकी हानि को कम करने के लिए जो आर्मेचर होती है डीसी मशीन की या डायरेक्ट करंट मशीन की जो आर्मेचर होती है उसको हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से, या सिलिकॉन स्टील से हम लैमिनेट करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। एक डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल है आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो जो फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। तो ये बने होते हैं कॉपर के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स। एक डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक भाग होते हैं? तो डीसी मोटर कंसिस्ट ऑफ द ये पार्ट होते हैं द फील्ड कॉइल ऑफ द वाइंडिंग, आर्मेचर होती है या आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं, फ्रेम होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रूसेज होती है। तो ये सारी ऑप्शन है क्या आएगी? करेक्ट है। तो ये डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ फ्रेम, कम्यूटेटर, ब्रशेज, आर्मेचर ऑफ वाइंडिंग एंड फील्ड कॉइल्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लोड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज इट्स स्पीड। तो एक डीसी शंट मोटर का जो लोड बढ़ाया जाता है तो उसकी गति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्हेन द लोड ऑफ डायरेक्ट करंट या डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज इट्स स्पीड विल बी स्लाइटली रिड्यूस। थोड़ी है वो स्पीड घट जाती है। तो जब भी हम डीसी शंट मोटर पर लोड को बढ़ाते हैं तो जो उसकी जो स्पीड होती है मोटर की तो वो क्या होती है कि थोड़ी सी घट जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीसी मोटर आर कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशंस इन। डीसी मोटर को डैश के अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये माना जाता है ट्रैक्शन के लिए। तो डीसी मोटर आर कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन इन ट्रैक्शन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लोड इज रिमूव विच ऑफ द फ्लोइंग डीसी मोटर विल रन एट एक्सेसिवली हाई स्पीड। जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर है अत्यधिक उच्च गति पर चलती है? तो ये कहलाती है हमारी सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर के ऊपर जब भी हम लोड को हटा देते हैं तो वो मोटर की जो स्पीड हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है या हाई हो जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर आर यूज। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डीसी सीरीज मोटर का हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग रूल इज यूज फॉर डीसी जनरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम डीसी या डायरेक्ट करंट जनरेटर में उपयोग किया जाता है? तो ये हम करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसका हम उपयोग करते हैं डीसी जनरेटर के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्लीव्स। निम्न में से कौन सा कथन है उस स्लीव्स के लिए सत्य है? तो साथियों की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना और चारों ऑप्शन को एक बार अच्छे से रीड आउट करना, क्योंकि अगर मैं सभी ऑप्शन को पढ़ के सुनाऊँगा तो उससे क्या है कि तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा। तो पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना, फिर मेरा आंसर देखना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्लीव्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो स्लीव्स के लिए सत्य है? तो द इलेक्ट्रिक वायर, केबल और ग्रुप ऑफ केबल कैन बी इंसर्टेड इनटू इट। इसमें बिजली के तार या केबल का समूह डाला जा सकता है स्लीव्स के अंदर,
और द प्रोटेक्शन ऑफ द वायर फ्रॉम द अब्रेशन, हीट, केमिकल, फिजिकल डैमेज एंड रेडियो इंटरफेरेंस। इट एंश्योर द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायर। तो ये सारे पॉइंट क्या है, ट्रू है इन द रिगार्ड्स ऑफ स्लीव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है। तो जो माइका होती है, माइका एक क्या है कि इंसुलेटेड मटेरियल है। तो इंसुलेटर क्या होता है कि जिस ए सब्सटेंस और ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, वो क्या कहलाता है, एक इंसुलेटर कहलाता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, एक माइका या अब्रक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द सिंगल कोर केबल नॉट प्रोवाइडेड विद आर्मरिंग। एकल कोर केबल को आर्मरिंग के साथ प्रदान क्यों नहीं किया जाता है। तो ये टू अवॉइड द एक्सेसिव लॉस इन द आर्मर, आर्मर में अत्यधिक नुकसान से बचाव के लिए हम सिंगल कोर केबल नॉट प्रोवाइडेड विद द आर्मरिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द टर्नरी लीड केबल यूज नियर द रेलवे ट्रैक। तो रेलवे की जो पटड़ियाँ होती है रेलवे ट्रैक के पास है, वो टर्नरी लीड केबल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो विशिष्ट गुरुत्व कम होता है। तो इसलिए हम क्या है कि जो लीड केबल का उपयोग करते हैं या टर्नरी लीड केबल का उपयोग करते हैं जनरली रेलवे ट्रैक के ऊपर, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केबल बेस्ट सूटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वोल्टेज फ्रॉम 33,000 वोल्ट से 66,000 वोल्ट। तो 33 kV से 66 kV तक वोल्टेज के पारेषण के लिए जो उपयुक्त केबल होती है वो कौन सी होती है। तो ऐसी केबल जो जब भी हम बिजली या लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, उनकी जो संख्या वो 33,000 वोल्ट या 66,000 वोल्ट है, तो उसके लिए जो बेस्ट केबल मानी जाती है वो होती है स्क्रीन्ड केबल। तो स्क्रीन केबल इज द बेस्ट केबल विच इज सूटेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वोल्टेज फ्रॉम 36 kV टू 66 kV। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मर कॉज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन। ट्रांसफॉर्मर में परिवर्तन के बिना एक सर्किट से दूसरे में ऊर्जा जो स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफॉर्मर कॉज द ट्रांसफॉर्मर ऑफ एनर्जी इन वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन। तो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी चेंज नहीं होती। जो हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो सर्व एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का हिस्सा द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में भी कार्य करता है। तो ये होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि द पार्ट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो सर्व एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपने देखा होगा कि दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो जो द पार्ट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो, जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो पार्ट है वो कुछ हिस्सा वो काम करता है एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये किस में होता है, ये पॉसिबल है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुश होल रिले इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफॉर्मर 2। जो ब्रुज होल रिले और ट्रांसफॉर्मर पर किस लिए प्रदान की जाती है। तो ये प्रदान की जाती है बाय इंडिकेटिंग द इंटरनल फॉल्ट्स एंड आइसोलेट द ट्रांसफॉर्मर ड्यूरिंग द मेजर फॉल्ट। ट्रांसफॉर्मर में आंतरिक दोषों को इंगित करने और बड़े फॉल्ट के दौरान ट्रांसफॉर्मर को अलग करने के लिए हम बुश होल रिले का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से विद्युतीय राशि परिवर्तित नहीं होती है।
तो जब भी हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक चीज़ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती है। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे वोल्टेज कम हो रही हो चाहे ज़्यादा हो रही हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का एक हिस्सा नहीं है। तो जो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि एक रेडिएटर होता है, टेप चेंजर होता है, कंजर्वेटिव टैंक होता है, लेकिन जो कम्यूटेटर होता है वो एक हिस्सा नहीं है ट्रांसफॉर्मर का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस इज बुझ होल रिले। बुझ होल रिले है वो किस प्रकार का यंत्र है। तो बुझ होल रिले जो यंत्र है वो एक क्या है कि एक सेफ्टी डिवाइस है या सुरक्षा उपकरण है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट पीपीई इन इलेक्ट्रिकल पावर इंडस्ट्री। विद्युत ऊर्जा उद्योगों के लिए निम्न में से कौन सा जो पीपी है। पीपी क्या होता है कि एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो जैसा कि हम बिजली से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हाथ में क्या है कि लेदर के ग्लव्स पहनते हैं। तो कोई भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन सा पीपीज यूज़ करना है। अगर हम किसी हाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो हम हेलमेट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो विद्युत ऊर्जा उद्योग के लिए निम्नलिखित में से हम किस पीपीई का उपयोग करेंगे। तो फ्लैम रेजिस्टेंस क्लोथिंग का उपयोग करेंगे, सेफ्टी ग्लव्स का उपयोग करेंगे और हार्ड हैट्स का उपयोग करेंगे। तो सिर पे क्या एक मजबूत टोपी पहनेंगे, सेफ्टी ग्लासेस का उपयोग करेंगे और लो फ्लेम रेजिस्टेंस क्लोथिंग है, ऐसे कपड़े यूज करेंगे जो आग को जल्दी ना पकड़ते हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल गिवन बिलो शोन। जो नीचे दिया गया जो चित्र है वो किसको एक प्रतीक कर रहा है। तो वो कर रहा है वियर आई प्रोटेक्शन, आँख की सुरक्षा के लिए पहने। तो ऐसा मान लो कोई हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं या ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि जहाँ गॉगल्स है वो नेसेसरी है, तो ये सिंबल हमें ये बता रहा है कि हमें आँखों पर क्या है कि आँखों की रक्षा के लिए हमें गॉगल्स पहनना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाए गए जो औजार है वो क्या है। तो ये क्या है कि एक ड्रावाइस है। तो चित्र मुझे लगता है कि इसमें है नहीं चित्र, तो चित्र मिसिंग है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ड्रावाइस का जो चित्र डायग्राम होता है वो कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हैंड टूल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाए गए हस्त औजार की पहचान करें। तो चित्र में जो औजार दिखाया गया है वो एक फ्लैट नोज प्लेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लैडर शोन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाई गई सीडी की पहचान करें। तो चित्र में जो सीडी दिखाई गई है वो है हमारी एक एक्सटेंशन लैडर। तो एक्सटेंशन लैडर से क्या हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक सीडी के ऊपर दूसरी सीडी लगी हुई है, अगर हमें इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर लेंथ को छोटा करना है तो हम इसको नीचे ले आएंगे। तो चित्र में जो सीडी दी गई है वो एक क्या है कि एक्सटेंशन लैडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हैंड टूल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए हस्त औजार की पहचान करें। तो चित्र में जो दिखाया गया है औजार है या जो टूल है वो है हमारा नियो टेस्टर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लैडर शोन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाई गई सीडी की पहचान करें। तो चित्र में जो सीडी दिखाई गई है वो है हमारी टेलीस्कोप लैडर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लैडर शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए सीडी की पहचान कीजिए। तो चित्र में जो सीडी दिखाई गई है उसका नाम है वो है प्लेटफॉर्म लैडर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय। इंजन की जो ऊष्मा ऊर्जा है को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो वो की जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्टीम टरबाइन या भाप टरबाइन के द्वारा। तो द हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द स्टीम टरबाइंस।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक पावर विच इज जनरेटेड फ्रॉम द जनरेटेड स्टेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर एंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। विद्युत ऊर्जा जो जनरेटिंग स्टेशन से उत्पन्न होती है और उपभोक्ता को निम्न में से किस माध्यम से प्रेषित की जाती है। तो ये की जाती है ओवरहेड लाइन और बाय अंडरग्राउंड केबल। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक मान लो जो हमारे घरों में बिजली आ रही है तो दो तरीके से आएगी, या तो जो ऊपर तारें बिछा दी जाए या ज़मीन के अंदर तार बिछा दी जाए। तो जो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट करता है, जहाँ पे जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन। तो कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, वो उसको ट्रांसमिट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द कंज्यूमर को। तो कैसे करता है, बाय द ओवरहेड लाइंस। तो बिजली की तो तारें होती है, तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है, या अंडरग्राउंड केबल का हम उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज नोन एज। जो संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज नोन एज द पावर ग्रिड। तो जो ट्रांसमिट करता हो लाइट का और डिस्ट्रीब्यूट करता हो तो वो कहलाता है, जहाँ से की जाती है वो कहलाती है पावर ग्रिड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वितरण प्रणाली का एक घटक है। तो वितरण प्रणाली का जो सिस्टम होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होता है, फीडर्स भी होता है, सर्विस लाइन या सर्विस मेंस भी होता है। तो सभी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ यूजिंग ए लाइन इंसुलेटर इन द ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में लाइन इंसुलेटर का जो उपयोग करने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द करंट फ्रॉम द कंडक्टर टू द पोल। कंडक्टर से पोल तक करंट के लीकेज को रोकने के लिए हम इंसुलेटर एज ए इंसुलेटिंग हम यूज करते हैं इन द ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन में जाकर देखा होगा कि अगर हम उसको कवरिंग कर दें, इंसुलेट कर दें, तो क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस होगा या लीकेज होगी वो होगी, लेकिन ना के बराबर होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर इरेक्टेड इन प्लेस वेयर द लाइन क्रॉसेज ए स्ट्रीट, रोड एंड रेलवे लाइन। डैश उस स्थान को स्थापित किया जाता है जहां लाइन गली, सड़क और रेलवे लाइन को पार करती है। तो उसको हम बोलते हैं गार्ड वायरिंग। तो वायरिंग क्या होती है कि जो हमारे घरों में जो तार आ रहे हैं वो एक तरीके से नंगे तार, अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमें करंट लगने का खतरा रहता है। तो इनको इंसुलेट किया जाता है या उसको गार्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, हो सकता है कोई प्लास्टिक की कवरिंग की जाए या कुछ और मटेरियल से उसकी कवरिंग की जाए, तो उसको एक तरीके से गार्ड कर दिया है। तो ऐसे स्थान जैसे कोई रोड है या कोई गली है, ऐसी गली बिल्कुल छोटी गली हो, तो घर पे क्या है, अगर उसके बीच से हम तार को ले जाएंगे तो करंट लगने का खतरा रहेगा। तो उसको इंसुलेट किया जाता है या उसको गार्ड किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एट कंज्यूमर प्रेमिसेस मे हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस। वितरण नेटवर्क जो उपभोक्ता परिसर में समाप्त होता है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन हो सकता है। तो ये होता है बाई सिंगल फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है। तो ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो सिंगल फेज ले रहा है या 3 फेज ले रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिले कैन नॉट एक्सेप्ट द। तो रिले है वो किसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो द रिले है कैन नॉट बी एक्सेप्ट बोथ द टोटल लाइन वोल्टेज एंड लोड करंट। कुल लाइन वोल्टेज और कुल लोड करंट को तो रिले है वो एक्सेप्टेबल नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द नंबर ऑफ लाइन ऑपरेटेड एट द सेम वोल्टेज लेवल नीड टू द कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली आर यूज। जब समान वोल्टेज स्तरों पर काम करने वाली लाइनों को विद्युत रूप में जोड़ा जाना हो तो वो किसका उपयोग करता है। तो वो हम उपयोग करते हैं बस बार का। तो व्हेन द नंबर ऑफ लाइन ऑपरेटेड एट द सेम वोल्टेज लेवल
नीड टू बी कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय द बस बार्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर स्टार कनेक्शन अल्टरनेटर। एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है वो सही है। तो यह लाइन वोल्टेज इक्वल टू अंडर द रूट 3 और फेज वोल्टेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रोटेशन पर साइकिल फॉर एन अल्टरनेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक अल्टरनेटर के लिए प्रति चक्कर घूर्णन की जो संख्या है के लिए सीधे समानुपाती होती है। तो द नंबर ऑफ रोटेशन पर साइकिल ऑफ अल्टरनेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पोल डिवाइडेड बाय द 2। तो जो नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं वो क्या होता है कि नंबर ऑफ पोल डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन अल्टरनेटर द अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल कैन बी ब्रोट आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट विद द हेल्प ऑफ। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में स्लिप रिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो इन अल्टरनेटर द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल कैन बी ब्रोट आउट इन द आउटर सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट विद द हेल्प ऑफ द स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स की सहायता से हम जो बाहरी सर्किट है वहाँ तक आर्मेचर कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इंड्यूस हुआ है वो ले जा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कंटिन्यूटी टेस्ट विद टेस्ट लैंप इंडिकेट। टेस्ट लैंप के साथ निरंतरता परीक्षण क्या इंगित करता है। तो द कंटिन्यूटी बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच में मध्य निरस्तता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर के डी रिप्रेजेंट। अल्टरनेटर की वाइंडिंग के संदर्भ में जो के डी है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो वो करता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। के डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या वितरण गुणांक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन लॉस एग्जिस्ट इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में निम्नलिखित में से कौन सी लोह हानि विद्यमान होती है। तो आयरन जो लॉसेज होते हैं वो किस में होता है ड्यू टू द हाइड्रोसिस लॉस एंड द एडी करंट लॉस। तो ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि दो तरीके के लॉस होते हैं, एक एडी लॉस होता है और एक हाइड्रोसिस लॉस होता है। इसी सेम तरीके से अल्टरनेटर के अंदर भी होता है। तो द आयरन लॉसेज एग्जिस्ट इन द अल्टरनेटर इज हाइड्रोसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो साथियों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।